हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चमनलाल कहता है, मुझे तो पहले ही पता चल गया था, यह जरूर किसी भूत का मामला है। यह सुनते ही राम सिंह और ज्यादा डर जाता है। फिर कुछ सोचने के बाद कहता है, अब हम इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, नहीं तो सब हमें ही पागल समझेंगे। धीरे धीरे सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ किसी भूत प्रेत का साया है। चमनलाल कपकपाती हुई आवाज से कहता है, और तब तक हम सावधान रहेंगे। भाई, हर वक्त अपने साथ माचिस और लहसुन जेब में रखकर घूमना। गुलेरिया हाउस। अब तक करण भी गुलेरिया हाउस लौट आते हैं। वह आते ही डाइनिंग हॉल में बीचों बीच खड़े होकर अपने चारों तरफ नजर घुमाते हुए अनिका और रोहित को ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें अनिका कहीं दिखाई नहीं देती तो वह चुपचाप रिक्लाइन चेयर पर बैठ जाते हैं। जिस वक्त करण डाइनिंग हॉल में पहुंचे ठीक उसी वक्त नंदनी उनके पीछे की तरफ से वहां आ जाती है। वह समझ जाती है कि करण गुलेरिया किसे खोज रहे हैं। वह करण के पास जाती है और मुस्कुराते हुए धीरे से कहती है, चाचा जी, वह दोनों अभी यहीं पर हैं। यह सुनते ही करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह नंदनी की तरफ देखने लगते हैं। नंदनी अपनी बात को पूरा करते हुए आगे कहती है, वह दोनों अभी अभी आकाश से मिलने के लिए उसके कमरे में गए हैं। करण पूछता है, क्या उन दोनों ने खाना खाया? नंदनी मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं वही देखने गई थी, खाना बस तैयार ही है। जब तक वह दोनों आकाश से मिलकर आएंगे तब तक खाना लग जाएगा। उन दोनों से मिलने के लिए बाकी सब भी बस पहुंचते ही होंगे। उन दोनों ने मुझसे खुद कहा है कि वह सभी के साथ ही बैठकर खाना खाएंगे। नंदिनी की बात सुनने के बाद करण ठीक है कहकर अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं और आकाश के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। करण एलिवेटर लिफ्ट लेकर टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। जब करण आकाश गुलेरिया के कमरे में पहुंचते हैं तो अनिका और रोहित को उसके सिराने के पास रखी हुई कुर्सियों पर बैठा हुआ पाते हैं। करण को देखकर अनिका और रोहित अपनी अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं और करण की तरफ चलकर उसके पास चले जाते हैं। रोहित नमस्ते पापा जी कहता है। तभी करण उसे गले से लगाकर उसका कंधा थपथपाते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, तुम दोनों अपने आने की खबर पहले दे देते तो मैं घर से जाता ही नहीं। मुझे लगा कि तुम दोनों मुझसे बिना मिले ही वापस चले गए हो। करण की बात पर रोहित मुस्कुरा देता है। उसके बाद करण अनिका को गले से लगाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, कैसी है मेरी बेटी? अनिका जवाब देती है, मैं बहुत अच्छी हूँ। सोचा कि आकाश की तबीयत के बारे में पूछ लिया जाए, बस इसीलिए अचानक चली आई। अगर हमें पहले से पता होता कि हमें आना है तो हम आपको ज़रूर खबर कर देते। करण कहते हैं, अच्छा हुआ अचानक से ही चली आई, मुझे अपनी बेटी से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। करण की बात सुनकर अनिका और रोहित एक दूसरे की तरफ देखते हैं। करण उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखकर आगे कहते हैं, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, बस यूं ही सामान्य हालचाल पूछने के लिए मिलना चाहता था। काफ़ी दिन हुए तुम्हारे साथ बैठकर बातें नहीं हुई। फिर एक पल रुककर अनिका की तरफ देखते हुए आगे कहते हैं, क्या अब तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ आओगी? रोहित पलक झपकाकर अनिका को जाने के लिए कहता है। फिर रोहित करण की ओर देखते हुए कहता है, आप दोनों तब तक अपनी बातें कीजिए, मैं कुछ देर आकाश के साथ यहीं रुकूंगा। इसके बाद अनिका और करण वहां से चले जाते हैं और रोहित आकाश के पास बैठ जाता है। करण अनिका के साथ अपने रूम की ओर चले जाते हैं ताकि उन दोनों की बातचीत कोई और ना सुन सके। कुछ देर बाद जब रोहित को लगता है कि अब उसे यहाँ बैठे हुए पर्याप्त देर हो चुकी है, अब तक अनिका और करण अपनी बात खत्म कर चुके होंगे, तब वह आकाश के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहता है, आकाश मेरे दोस्त, जल्दी ठीक हो जाओ। सभी लोगों को तुम्हारे इस बिस्तर से उठ खड़े होने का बेसब्री से इंतजार है। अपने शरीर के साथ साथ दिमाग को भी पूरा आराम देना। मैं जल्दी ही तुम्हें मिलने दोबारा आऊँगा। इसके बाद रोहित अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अपर फ्लोर की बालकनी से ही जब वह नीचे देखता है तो डाइनिंग हॉल में अनिका और करण दिखाई नहीं देते। तभी उसे ख्याल आता है कि वह दोनों या तो अनिका के कमरे में होंगे या फिर करण के। कुछ सोचने के बाद वह करण गुलेरिया के कमरे में जाने के लिए एलिवेटर लिफ्ट ले लेता है और करण गुलेरिया के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे को हाथ लगाता है, उसे करण की आवाज़ सुनाई देती है। रोहित को लगता है कि उसे वापस चले जाना चाहिए क्योंकि अभी तक अनिका और करण बातें खत्म नहीं हुई थी। लेकिन तभी उसके कानों में ऐसी आवाज़ पड़ती है कि उसके पैर वहीं रुक जाते हैं और वह वहीं खड़े होकर आगे की बात सुनने लगता है। करण गुलेरिया गंभीर आवाज में कहते हैं, अनिका, तुम्हारे 3 प्यारे बच्चे हैं, ढेर सारा प्यार करने वाला पति है,
पूरी जिंदगी तुम्हारी आंखों के सामने बाहें खोले हुए खड़ी है। तुम क्यों अपनी जिंदगी की मुसीबतें बढ़ाने पर तुली हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि जिसकी जान तुमने बचाई है वह तुम्हारा भाई आकाश नहीं है। अनिका अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके आपस में बांध कर खड़ी हो जाती है। फिर सवाल भरी आंखों से करण की ओर एक टक देखने लगती है। बड़े ही आराम से कहती है, आपको इतना भरोसा कैसे है कि वह आकाश नहीं है? अगर हमारा आकाश नहीं है तो हमारा आकाश कहाँ है? क्या आप जानते हैं कि आकाश कहाँ है? अनिका की बात सुनकर करण बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और खुद को खुद के ही सवाल में फंसा हुआ पाते हैं। जब काफ़ी देर तक करण कुछ नहीं बोलते तब कुछ पल के बाद अनिका कहती है, चलिए जाने दीजिए, इस सवाल को छोड़ देते हैं। फिर लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए कहती है, वैसे मैं जानती तो और भी बहुत कुछ हूँ, पर क्या आप मुझसे वह सब सुनना चाहते हैं? अनिका की बात सुनकर करण एकदम चुप खड़े रह जाते हैं। उनके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी भाव नहीं था। कुछ पलों के लिए लगातार अनिका की आंखों में देखते रहते हैं और उसके बाद अचानक से चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाते हैं। करण अनिका के मुंह से ऐसी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते थे जिसके लिए वह तैयार नहीं थे। उनकी पूरी जिंदगी की तपस्या और सीने में दफन हजारों राज उसके बदले में मिली थी उन्हें आकाश और अपनी बेटी अनिका की जिंदगी। एक को खोकर अब वह दूसरे को दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। रोहित को जैसे ही ऐसा एहसास होता है कि करण गुलेरिया बाहर की तरफ आ रहे हैं तो वह दरवाजे के खुलने की अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में खड़ा हो जाता है। करण बाहर निकलते हैं और बिना इधर उधर देखे सीधा एलिवेटर लिफ्ट की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त करण का चेहरा एकदम शांत लेकिन अंदर घमासान मचा हुआ था। करण के जाने के बाद रोहित कमरे के अंदर चला जाता है। अनिका अभी भी अपने हाथों को बांधे उसी तरह खड़ी थी। रोहित अनिका के पास जाता है और बड़े ही प्यार से पूछता है, क्या कोई परेशानी की बात है? अनिका बड़ी ही शांति से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, नहीं। रोहित हैरान होकर पूछता है, तो यह सब क्या चल रहा है? अनिका कहती है, सब बताऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं, घर वापस चलने के बाद। मल्होत्रा फार्मेसी। श्वेता और लक्ष्य को साथ में काफी वक्त बीत चुका था। अब तक वह दोनों पूरी फार्मेसी अच्छी तरह घूम चुके थे। ना लक्ष्य का वापस जाने का मन कर रहा था, ना श्वेता का उसे छोड़ने का, लेकिन अब लक्ष्य के पास वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर भी वह श्वेता के साथ अच्छा वक्त बिताकर बहुत खुश था। लक्ष्य के लिए श्वेता के साथ होना एक सपने जैसा ही था। लक्ष्य ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी ख्वाहिश कभी ख्वाबों से बाहर निकलकर हकीकत के दरवाजे पर दस्तक दे सकेगी। श्वेता लक्ष्य को छोड़ने के लिए उसके साथ बाहर दरवाजे तक जा रही थी। वह दोनों फार्मेसी की मुख्य बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। मुख्य बिल्डिंग के चारों ओर बड़े बड़े लॉन बनाए गए थे जिनमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए थे। उन सभी को पार करने के बाद फार्मेसी का मुख्य दरवाजा था। दरवाजे के पास ही पार्किंग एरिया था। वहीं पर लक्ष्य के गार्ड्स और उनकी गाड़ियां मौजूद थी। श्वेता और लक्ष्य दोनों ही बिल्कुल खामोश होकर धीमे धीमे कदमों से चल रहे थे। तभी लक्ष्य श्वेता की हथेली में धीरे से अपनी उंगलियां डालते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी जगह पर रुक जाता है। लक्ष्य के इस तरह अचानक हाथ पकड़ लेने से श्वेता लक्ष्य के चेहरे की तरफ घूमकर खड़ी हो जाती है। श्वेता का दिमाग कह रहा था कि वह लक्ष्य के हाथ से अपना हाथ अलग कर ले, लेकिन उसका दिल इन पलों को जीना चाहता था। इस कसमकस में वह कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन उसके शरीर में बढ़ता हुआ रक्तचाप उसके चेहरे पर दिखाई देने लगता है। उसके गाल एकदम लाल हो जाते हैं, नजरें झुक जाती हैं। कुछ पल इसी तरह रहने के बाद लक्ष्य कहता है, मेरी इस हरकत के लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन मैं अब आपसे और दूर नहीं रहना चाहता। आप मुझे बताइए कि मुझे कौन सी परीक्षा देनी है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकें। मैं हर अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे इस तरह खुद से अलग मत कीजिए। जब तक दूर था जीना आसान था, लेकिन आपके इतने करीब आकर लौट जाना नामुमकिन सा लगता है। इतना कहने के बाद लक्ष्य खामोश होकर श्वेता के चेहरे की तरफ देखने लगता है। तभी ना जाने किस तरह श्वेता की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। जाने अनजाने में वह लक्ष्य को अपने दिल में जगह दे चुकी थी। लक्ष्य से दूर होने की सोच भी अब श्वेता को दर्द पहुंचाने लगी थी। श्वेता की जगह कोई दूसरी लड़की भी होती तो लक्ष्य की तपस्या के आगे अब तक पिघल चुकी होती। शायद श्वेता अपनी स्थिति अच्छी तरह से समझ पा रही थी, इसीलिए उसने अनिका से कहा था कि वह लक्ष्य से एक और बार नहीं मिलेगी। श्वेता की आंखों से झलकता हुआ आंसू देखकर लक्ष्य को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी ने पिघलाकर गर्म मोम उसके दिल पर डाल दिया हो। लक्ष्य अपना हाथ आगे करके श्वेता के गिरते हुए आंसू को अपनी हथेली पर ले लेता है
उसके बाद अपनी उंगली को हथेली की तरफ करते हुए आंसू को देखकर कहता है, तुम्हें इजाज़त नहीं मेरे रहते हुए मेरी श्वेता जी के आसपास फटकने की। यहाँ मेरे लिए ही जगह कम है, मैं तुम्हें अपने साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। लक्ष्य की इस हरकत पर श्वेता को हंसी आ जाती है। लक्ष्य धीरे से श्वेता का हाथ अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। लक्ष्य की बाहों में जाने के बाद ना जाने क्यों श्वेता का रोना छूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। श्वेता का सिर लक्ष्य के सीने पर था। श्वेता के दोनों हाथ भी लक्ष्य के सीने पर ही थे। लक्ष्य का एक हाथ श्वेता के सिर पर था और दूसरा हाथ श्वेता के कंधों के पीछे की तरफ था। श्वेता को इस तरह बिखरते हुए देखकर लक्ष्य की आंखों में पानी आ जाता है। वह किसी तरह खुद को संभाल लेता है। जब श्वेता कुछ शांत होती है तो वह उसे खुद से अलग करके उसके आंसुओं को पूछता है। फिर कहता है, आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा। बेशक श्वेता ने लक्ष्य को अपनी मन की हालत शब्दों में नहीं बताई थी और ना ही परेशानी को लेकर किसी प्रकार का इशारा किया था, लेकिन फिर भी लक्ष्य पूरी बात समझ चुका था। अब लक्ष्य मन ही मन सोचता है, मुझे जल्द ही अनिका गुलेरिया से मिलना होगा, अब वक्त आ गया है। वहीं श्वेता अपनी इस हरकत पर बेहद हैरान थी। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वह इस तरह इतना इमेच्योर बिहेव कैसे कर सकती थी। जिस बात को श्वेता नहीं समझ पा रही थी उस बात को लक्ष्य आसानी से समझ गया था। पुरानी कहावत है, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस। अपने पहले अनुभव की वजह से श्वेता अपना पार्टनर चुनने को लेकर इतनी ज़्यादा सहमी हुई थी कि वह अपने दिल या दिमाग किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इस बार वह पूरी तरह से अनिका के निर्णय पर निर्भर थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई लड़का उसे सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करे। तभी लक्ष्य श्वेता से कहता है, अब बताइए, आप खुद अपनी अनिका दीदी से बात करेंगी या मैं उनसे मिलने जाऊं? इस वक्त श्वेता की आंखें एकदम लाल थी। गुलाबी होठ भी एकदम लाल दिखाई दे रहे थे। नाक भी लाल मिर्च जैसी हो चुकी थी। ठीक इसी वक्त श्वेता के फ़ोन पर मैसेज की घंटी बजती है। वह अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन की तरफ देखती है। यह प्रीति का मैसेज था। मैसेज खोलकर पढ़ने के बाद वह हल्का सा मुस्कुराकर अपनी भारी सी आवाज़ में लक्ष्य से कहती है, मेरे स्टूपिड बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी। मुझे खुद नहीं पता कि अचानक से मुझे क्या हो गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हम आपके पैर की जांच करवाने के लिए कल लाइफ केयर हॉस्पिटल जा रहे हैं। लक्ष्य के पहले पूछे गए सवाल का श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्य ने भी अपना सवाल दोबारा नहीं दोहराया। उसे लगा कि थोड़ा और इंतजार कर लेना ठीक होगा। अनिका को ढूंढते हुए राजलक्ष्मी भी कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है। रोहित और अनिका को साथ में देखकर वह छेड़ते हुए कहती है, सारी जरूरी बातें आप दोनों आपस में ही कर लेंगे या हमारे लिए भी कुछ बचेगा? राजलक्ष्मी को देखकर अनिका मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बाहें खोल देती है। राजलक्ष्मी आगे बढ़कर अनिका के गले लग जाती है। अनिका कहती है, मैं हर बार तुम सबसे मिलने के बाद यही सोचती हूँ कि तुम्हारे साथ बैठकर बात ही नहीं कर पाई। अनिका की बात सुनकर राजलक्ष्मी की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। उसे अपने लिए अनिका को फिक्र करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। राजलक्ष्मी अनिका को बहुत ही करीब से जानती थी। उसका और अनिका का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे रोहित और चिराग का। उसने अनिका के लिए असिस्टेंट के तौर पर काम करने के साथ साथ हर ज़रूरत के मौके पर अनिका की केयर टेकर की तरह देखभाल की थी। यही वजह थी कि राजलक्ष्मी अनिका की दोस्त की तरह ही थी। वह इस बात को भी बखूबी समझती थी कि अनिका को मुसीबतों की विरासत जन्म से ही प्राप्त है। उसकी ज़िंदगी कभी भी ज़्यादा समय तक सामान्य नहीं चल सकती। राजलक्ष्मी कहती है, मैडम आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं जानती हूँ चाहे परिस्थितियाँ जो भी हों, पर आप कभी फ्री नहीं हो सकती। अनिका झट से राजलक्ष्मी की कलाई पकड़ते हुए कहती है, चलो आज हम साथ में बैठकर बातें करेंगे। इसके बाद अनिका राजलक्ष्मी की कलाई को इसी तरह पकड़े हुए करण के ही कमरे में मौजूद काउच पर बैठ जाती हैं। तभी राजलक्ष्मी रोहित मारवा की तरफ देखते हुए पूछती है, मयूर आपसे मिलने के लिए आकाश भैया के कमरे की तरफ गए हैं, क्या मैं उन्हें यहीं बुला लूं? रोहित जवाब देता है, नहीं तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं मयूर के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर रोहित वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिस तरह से अनिका ने राजलक्ष्मी की कलाई पकड़ी थी उस तरीके से अनिका अपने मरीजों की कलाई पकड़कर नब्ज चेक किया करती थी।
पहले राजलक्ष्मी को हैरानी होती है, लेकिन उसके बाद दूसरे ही पल वह सोचती है कि शायद इस तरह से हाथ पकड़ना अनिका की आदत में शुमार हो गया है, इसीलिए याददाश्त जाने के बाद भी कलाई पकड़ने का तरीका नहीं बदला है। वहीं दूसरी ओर अनिका राजलक्ष्मी की कलाई पकड़कर उसकी नब्ज के जरिए राजलक्ष्मी और उसके होने वाले बच्चे की सेहत जांच लेना चाहती थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि राजलक्ष्मी का काम पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी उसने अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा था। अनिका बस इतनी तसल्ली करना चाहती थी कि काम के चलते वह अपनी और बच्चे की सेहत के साथ किसी तरह का समझौता ना कर रही हो। अनिका ने सोच लिया था कि अगर ऐसा हुआ तो वह राजलक्ष्मी का काम कम करने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर करेगी। यहाँ राजलक्ष्मी अनिका से लगातार कुछ न कुछ बोलती ही जा रही थी और अनिका मुस्कुराकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मन ही मन गिनती कर रही थी। तभी अनिका राजलक्ष्मी की बात को बीच में काटते हुए पूछती है, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी प्रेगनेंसी को कितना वक्त हो चुका है। फिर अपनी बात को घुमाकर पूछते हुए कहती है, मेरा पूछने का मतलब है कि हमें यह नन्ही जान हमारी गोद में कब मिलने वाली है। राजलक्ष्मी मुस्कुराकर कहती है, अभी तो काफ़ी वक्त है, अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं। अनिका कहती है, क्या मैं इसे छूकर देखूं? अनिका की बात सुनकर राजलक्ष्मी झट से उत्साहित होते हुए कहती है, हाँ जरूर मैडम, इसे भी तो पता चलना चाहिए कि इस घर की सबसे लाडली इसकी बुआ कौन है। अपनी बुआ का टच इसे अभी से पता होना चाहिए। इसके बाद अनिका अपने घुटनों के बल फर्श पर बैठ जाती है और अपने हाथों को राजलक्ष्मी के गर्भ पर रख देती है। इसी तरह हाथ रखे हुए वह राजलक्ष्मी से पूछती है, क्या तुम्हें इसकी मूवमेंट पता चलने लगी है? इसके बाद अनिका अपने हाथों को हटाकर एक बार दोबारा से राजलक्ष्मी के पेट पर रख देती है और कहती है, क्या मुझे भी पता चलेगी? जब इसी तरह बातचीत करते हुए अनिका तीसरी बार अपने हाथ की डायरेक्शन चेंज करती है तो राजलक्ष्मी झट से अनिका का हाथ पकड़ लेती है और अनिका की आंखों में देखने लगती है। राजलक्ष्मी खुद भी एक डॉक्टर थी जो सालों से अनिका के साथ काम कर चुकी थी। चाहे वह अनिका की जितनी स्मार्ट ना भी थी, लेकिन अनिका की असिस्टेंट होने के नाते कुछ कम भी नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अनिका चिकित्सा के मामले में हर क्षेत्र में अव्वल है। राजलक्ष्मी के बिना कुछ कहे अनिका उसकी आंखों में घूम रहे सैकड़ों सवाल झट से पढ़ लेती है। राजलक्ष्मी को शक तो बहुत बार हुआ था, लेकिन विश्वास आज हुआ था। फिर बिना कुछ कहे राजलक्ष्मी अनिका के गले से लग जाती है। राजलक्ष्मी इस वक्त बेहद खुश थी। खुशी के मारे उसकी आंखों से गंगा जमुना बह निकलती है। कुछ सेकंड के बाद अनिका भी अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए राजलक्ष्मी को गले से लगा लेती है। राजलक्ष्मी को अनिका के सब्र से इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी कोई बहुत कीमती खोई हुई चीज़ उसे वापस मिल गई हो। करीब 1 से 2 मिनट के बाद राजलक्ष्मी पीछे हटती है और अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुशी से कहती है, जो मुझे नहीं पता होना चाहिए मैं वह नहीं पूछूंगी और कोई शिकायत भी नहीं करूंगी, पर मैं बहुत खुश हूँ। इस वक्त मेरा डांस करने का मन कर रहा है। अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, पर मैं कर नहीं सकती। ऐसा कहने के बाद राजलक्ष्मी अपने पैरों को काउच पर ऊपर कर लेती है और धीरे से खिसकते हुए उस पर सीधी लेट जाती है। फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, आप ठीक से चेक कर लीजिए, मैं इनका पूरा ध्यान रख रही हूँ, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। राजलक्ष्मी की बात सुनकर अनिका की आंखें भर आती हैं। वह मुस्कुराकर घुटनों के बल बैठकर राजलक्ष्मी को जांचने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद खूब तसल्ली करने के बाद अनिका बड़ी सी मुस्कान के साथ कहती है, ट्विंस। अनिका की बात सुनकर राजलक्ष्मी बदले में सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और एक प्यारी सी मुस्कान देती है, साथ ही शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। राजलक्ष्मी के चेहरे को ऊपर करते हुए कहती है, यह तो कितनी बड़ी खुशखबरी है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? राजलक्ष्मी अनिका के हाथ को अपने हाथों में पकड़ लेती है और कहती है, मैं मयूर को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी से भी यह बात शेयर नहीं की है। अनिका चिंता जताते हुए कहती है, वह सब तो ठीक है, लेकिन ट्विंस को कैरी करना एक आसान काम नहीं है। ऐसी केसेस में अक्सर इमेच्योर डिलीवरी के चांसेस बने रहते हैं। तुम्हें अपनी सेहत का और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा ताकि बच्चे पूरी तरह स्वस्थ और विकसित रहें। फिर एक पल रुककर अनिका आगे कहती है, तुम एक काम करो, काम से पूरी तरह छुट्टी ले लो, मैं किसी तरह का रिस्क नहीं चाहती। अनिका की बात सुनकर राजलक्ष्मी की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है और वह कहती है, जब मुझे लगेगा कि छुट्टी ले लेनी चाहिए तब मैं ज़रूर ले लूँगी मैडम, लेकिन अभी सब बिल्कुल ठीक है। फिर उदासी के झूठे भाव चेहरे पर लाते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, बिना किसी वजह मैं सुस्त होकर घर पर बैठ जाऊंगी तो इन्हें अब से हमेशा सोते पड़े रहने की आदत लग जाएगी।
मयूर और राजलक्ष्मी के बच्चे यानी कि आपके भतीजा या भतीजी सुस्त होंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? राजलक्ष्मी की बात पर अनिका मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन अपनी कही बात याद रखना। जैसे ही ज़रूरत महसूस हो काम से छुट्टी ले लेना। फिर अपनी आवाज़ को और धीमा करते हुए कहती है, और अगर मेरी किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो तुरंत कहना। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे की शक्लों को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। फिर दोनों साथ में उठकर कमरे से बाहर की ओर चल पड़ती हैं। दमयंती का किला। दमयंती देवी की एक सिपाही राजस्थानी पोशाक में उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। दमयंती उसे देखकर अपना एक हाथ ऊपर करके बोलने का इशारा करती है। वह घूंघट पोंछ स्त्री कहती है, माँ साहिबा, आपकी खास शिकायत लाइन पर है। वह इसी वक्त आपसे बात करना चाहती है। यह सुनते ही दमयंती अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और बात करने के लिए शिकायत लाइन की तरफ बढ़ जाती है। कंट्रोल रूम में पहुंचकर दमयंती लाइन से जुड़ते हुए हेडफोन उठाकर अपने कान में लगा लेती है। फिर कहती है, हेलो। उधर से लच्छू की आवाज़ आती है, माँ साहिब प्रणाम, आप कैसी हैं? दमयंती देवी कहती है, तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद मैं हमेशा अच्छी होती हूँ, कहो क्या खबर है? लच्छी, मैंने आपकी अप्सरा को ट्रेस कर लिया है। दमयंती देवी फ़ोन पर ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बताओ क्या खबर हासिल हुई है? लच्छी, मैं सिर्फ उसकी लोकेशन का ही पता लगा सकी हूँ। इस वक्त उसने खुद को जहाँ प्लांट किया है उसे देखकर पता लगता है कि सब कुछ ठीक है और उस पर अनिका या रोहित की मेहरबानी हुई है। इस वक्त वह जहाँ मौजूद है वहाँ उसे बात करना आसान नहीं है। मुझे शक है कि यह किसी तरह का जाल भी हो सकता है। हमारी आशाओं के विपरीत अगर अनिका गुलेरिया या रोहित मारवा दोनों में से किसी को भी उस पर थोड़ा भी शक रहा तो ज़रूर वह उनकी निगरानी में होगी। हमारी जरा सी जल्दी या गलती उसकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। बाकी जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। दमयंती देवी कहती है, तुम अपना पूरा समय लो और हर कदम फूंक फूंक कर रखो। हम किसी भी तरह का नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लच्छन, माँ साहिब, दमयंती देवी आगे कहती है, देखो, उसकी सुरक्षा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर ज़रूरत हो तो उसे वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लेना। तलवार है और मैं तो उसकी मदद के लिए यहाँ हूँ ही। उधर मयूर और रोहित मारवा मयूर के कमरे की बालकनी में खड़े होकर बातचीत करते नजर आते हैं। मयूर कहता है, आकाश की इस हालत के लिए मुझे पहले सिद्धार्थ पर शक था, लेकिन मामले की जड़ तक जाने के बाद यह पता चला कि सिद्धार्थ खुद विशंभरनाथ नागर के चुंगल में फंस गया था। इसके पहले मैं सिद्धार्थ को कोई मदद कर पाता, विशंभरनाथ गायब हो चुका था। अच्छा ही हुआ, मेरा एक काम कम हो गया। मयूर की बात सुनकर भी रोहित के चेहरे के भाव एकदम स्थिर रहते हैं। फिर एक पल रुककर मयूर आगे कहता है, लेकिन अगर मैं सिद्धार्थ की मदद कर पाता तो शायद उसका भरोसा जीत लेता। फिर मुझे जो जानकारी चाहिए वह उससे मिल जाती। सिद्धार्थ उम्र में हम सभी से बड़ा है, लेकिन दुनियादारी के मामले में वह बहुत चतुर नहीं है। फिर बालकनी की ग्रिल को पकड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है कि सिद्धार्थ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर जानता है जिससे हमें अपने काम में मदद मिल सकती है। रोहित पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या सिद्धार्थ तुम्हें कुछ बताएगा? मयूर कहता है, मुश्किल यही है कि वह खुद को बहुत समझदार समझता है और उसे इस बात की भी समझ नहीं कि जिन बातों को वह जानता है उसमें से कौन सी बताने की है। अगर मैंने खुद उससे कुछ पूछा तो उसे लगेगा कि मैं उसकी जासूसी कर रहा हूँ और फिर वह अनकंफर्टेबल असहज हो जाएगा। इतना कहने के बाद मयूर बालकनी से बाहर की तरफ सामने की ओर देखने लगता है। रोहित भी बालकनी से बाहर की तरफ देखते हुए चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ क्षणों के बाद मयूर रोहित की तरफ देखते हुए कहता है, आकाश अभी ठीक नहीं है और अनिका ने भी उससे किसी भी तरह की बात करने से मना किया है। अब मेरे पास केवल आप ही हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ। मेरा दिमाग अब आगे काम नहीं कर रहा है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मयूर की बात सुनने के बाद रोहित कुछ पलों के लिए शांत रहता है। उसके बाद अपनी एक जेब में हाथ डालते हुए मयूर की तरफ देखता है और कहता है, तुमने सिद्धार्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है वह पूरी फाइल मुझे सेंड कर दो। मैं देखता हूँ कि आगे क्या करना है। थोड़ी ही देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बातें करते हुए खाना खाते नजर आता है। इसी तरह कब कब में पूरा दिन गुजर गया। आज इस बात का एहसास किसी को नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसा भी था जिसे हर पल बड़ा ही मुश्किल महसूस हो रहा था। वह हर पल इस ताक में था कि किसी तरीके से वह अपनी समस्या पर अनिका से बात कर पाए।
पर पूरा परिवार एक जगह होने की वजह से ओमकार को वह 2 पल नहीं मिल पाए जिसमें वह अनिका से अपने मन की बात कर पाता। अनिका और रोहित मारवा हाउस निकलने के लिए सभी से इजाज़त लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। पूरा परिवार उन्हें गाड़ियों तक छोड़ने के लिए चल पड़ता है। तभी ओमकार धीरे से अनिका से कहता है, अनिका दी, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। ओमकार की बात सुनकर अनिका अपने कदम धीमे कर लेती है और बाकी सभी लोगों से पीछे पीछे चलने लगती है। ओमकार भी उसके साथ साथ चलता है। वह मन ही मन सोचती है, शायद ओमकार को पैसों की ज़रूरत होगी। वह कहती है, हाँ आप बताओ क्या कहना चाहते हो। ओमकार कहता है, मुझे आपको सारी बात डिटेल में बतानी है। अनिका कहती है, अच्छा तो एक काम करते हैं, मारवा हाउस आ जाना, वहीं बात करेंगे। प्रीति तुम्हें बता देगी कि हम कब मिल सकते हैं। ओमकार कहता है, मैं उसे इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। अनिका हैरान होकर ओमकार की तरफ देखती है, फिर 2 सेकंड के बाद कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। इसके बाद रोहित और अनिका मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं। एक बार फिर से उनकी गाड़ी आगे और पीछे दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी दोबारा घेर ली जाती है। फिर इन गाड़ियों का काफिला दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगता है। प्रास हवेली, ढलती हुई शाम और चलती हुई ठंडी हवाएं हवेली की छत की मुंडेर पर खड़ी मुक्ता को रोमांचित कर रही थी। मुक्ता अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को खोलकर हवाओं को अपने चेहरे और हाथों पर महसूस कर रही थी। कई एकड़ में फैली हुई इस हवेली के चारों तरफ लॉन बने हुए थे, जिनमें मुगल परंपरा के 4 भागों से प्रेरित बगीचे बनाए गए थे। अलग अलग तरह के पेड़ पौधों, उसमें बैठने की अव्यवस्था और उनके बीचों बीच से बहते हुए पानी की कृत्रिम नहर और फव्वारे। तभी मुक्ता के पीछे की ओर खड़ी उसकी चाची और ताई उसके नज़दीक आ जाती हैं। वह दोनों उसके एक एक हाथ को पकड़कर अपने हाथों में ले लेती हैं। उसकी चाची शीतल कहती है, हमें उनसे मिलना है। मुक्ता अपनी आंखें खोल लेती है और मुस्कुराते हुए अपनी चाची के चेहरे को देखती है। तभी उसकी ताई सरस्वती कहती है, अगर अभी नहीं मिलवा सकती तो हम फोटो से भी काम चला लेंगे, कम से कम दिखाओ तो सही कि वह कौन है। उन दोनों की बातें सुनकर मुक्ता पीछे की तरफ घूम जाती है। तभी उसे अपनी आंखों के सामने अपने चारों भाई हाथ बांधकर खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो बड़ी ही उत्सुकता से मुक्ता के चेहरे की तरफ देख रहे थे कि कब वह कुछ बोले और उन्हें उस लड़के के बारे में कुछ पता चले। मुक्ता मुस्कुराते हुए धीरे से अपने हाथों को चाची और ताई की पकड़ से निकालते हुए 2-3 कदम आगे बढ़ जाती है। तभी उसके चारों भाई एक सुर में बोलते हैं, कुछ तो बोलो प्लीज। सबसे बड़ा भाई पीयूष कहता है, आपके मुंह से उसके बारे में सुनने के लिए हम पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं। इससे पहले कि बाकी सभी सवाल दागना शुरू करें, मुक्ता कहती है, रुकिए रुकिए रुकिए, इतना उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम खुद तो उनसे मिल लें। अभी तक हमने खुद भी उनकी सिर्फ आवाज़ ही सुनी है। हम उनके पीछे इतने पागल नहीं हैं जितने कि आप सब दिखाई दे रहे हैं। तभी उसका दूसरा बड़ा भाई निशांत कहता है, हम नहीं मानते कि सिर्फ किसी की आवाज़ सुनकर हमारी मुक्ता ने किसी की जासूसी करवाई है। मुक्ता कहती है, आप सभी हमें समय दीजिए, हम जल्दी ही उनसे बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आगे कोई संभावना है या नहीं। अगर संभावना होगी तब आप सभी उनसे मिल लीजिएगा, अभी हमारी जान बख्शें। ऐसा कहकर मुक्ता दौड़ते हुए उन सभी से कुछ दूरी पर खड़े हुए विराट चाचा के पास चली जाती है और कहती है, यह रायता आपने फैलाया है, अब आप खुद ही साफ कीजिए, हम तो चले। ऐसा कहकर मुक्ता वहां से दौड़ते हुए हवेली की सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चली जाती है। बाकी सभी छत पर खड़े होकर एक दूसरे की सूरत देखते रह जाते हैं। मुक्ता दौड़ते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है, अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर लेती है। यह कमरा इतना बड़ा था कि मध्यवर्गीय एक पूरा परिवार इतनी जगह में आसानी से रह सकता था। कमरे की एक दीवार के पास बीचों बीच उसका बेड था, जिसका सिराना राजा महाराजा शैली में बनाया गया था। बारीक महीन सफ़ेद कपड़े से बनाए गए पर्दे बेड के ठीक से छत से नीचे की ओर लटक रहे थे। तकिए, चद्दर आदि के किनारों पर किया गया काम भारतीय दस्तकारी की झलक दे रहा था। फिर मुक्ता अपने कमरे की एक दीवार के पास जाती है और वहां पर लगा हुआ एक पर्दा हटाती है। पर्दे के उस ओर शीशा लगा हुआ था। उसमें देखते हुए मुक्ता शीशे में दिखाई दे रहे अपने प्रतिबिंब की तरफ उंगली करते हुए खुद से कहती है, क्या हमें उनसे बात करनी चाहिए या फिर पहले सोशल मीडिया की सहायता से कुछ और सूचनाएं एकत्रित कर लेनी चाहिए। फिर आगे कहती है, नहीं, हमें और अधिक समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, चलिए अब परिचय करने का समय आ गया है। इसके बाद मुक्ता अपना फ़ोन लेकर अपने बेड पर पीठ के बल दोनों हाथ फैलाकर जा गिरती है।
फिर पलटकर पेट के बल लेट जाती है और फ़ोन पर एक मैसेज टाइप करती है, फिर उसे भेज देती है। मारवा हाउस। सनी अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। वह चाहता था कि रोहित मारवा उसका इन्वेस्टर बने। इसके अलावा रोहित इसे इस नाते इन्वेस्ट ना करे कि सनी उस रोहित मारवा का छोटा भाई है, बल्कि इन्वेस्ट करने का आधार यह हो कि उसे सनी का समर्पण और योग्यता दिखाई दे सके। इस वक्त सनी दो चीज़ों से बेहद प्रभावित था। पहला, सनी के दिमाग में प्रीति की बोली हुई वह बात घर कर गई थी कि किसी भी काम का प्रथम पड़ाव ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार उसे पार कर लेने के बाद आगे के रास्ते स्वयं ही खुलते चले जाते हैं। दूसरा, उसका सबसे अच्छा दोस्त आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होने के कारण अपने प्यार से दूर रहने के लिए मजबूर था, क्योंकि वह मेहनत से कमाए गए धन पर ही अपना आशियाना बनाना चाहता था। लैपटॉप पर काम करते करते सनी मन ही मन सोच रहा था, इसे पूरा करने के बाद भैया से मिलने से पहले मैं एक बार यह प्रेजेंटेशन रिया को जरूर दिखाऊंगा। उसके पास कोई अच्छा आइडिया होगा तो उससे हमें मदद मिलेगी। तभी उसे अपने फ़ोन पर मैसेज की घंटी सुनाई देती है। वह लैपटॉप पर अपनी नज़रें गड़ाए अपने हाथ को अपने दाईं ओर बढ़ा देता है और बिना देखे ही फ़ोन हाथ में उठा लेता है। इससे पहले कि वह मैसेज देख पाता, उसे याद आता है कि उसे दवाई खानी है। वह अपना फ़ोन वापस रखकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और स्टडी टेबल की दराज से दवाई निकालते हुए मन ही मन सोचता है, रोहित के सामने प्रेजेंटेशन देने से पहले एक बार उसे और ओमकार को मिल लेना चाहिए। सनी दवाई खाने के बाद ओमकार को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन उठाता है। तभी उसे स्क्रीन पर अननोन नंबर से मैसेज दिखाई देता है। सनी मैसेज पढ़ता है, जिसमें लिखा था, अगर हम सही हैं तो आप सनी मारवा हैं। मैसेज पढ़ने के बाद सनी पहले उसे इग्नोर करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी कुछ सोचकर वह मैसेज का जवाब देता है, हम मतलब कौन कौन। इसके बाद सनी फिर से कुछ सोचने लगता है। कुछ देर के बाद वह ओमकार से बात करने के लिए जैसे ही नंबर डायल करने वाला था, तभी एक बार फिर से स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश होता है। इस बार जवाब आया था, हम मतलब मुक्ता प्रास। सनी मैसेज देखकर कुछ परेशान होता है, क्योंकि यह मैसेज बार बार उसकी सोच में दखलंदाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार फिर ना चाहकर भी मैसेज का जवाब लिख देता है, मुक्ता और प्रास यानी कि दो लोग। क्या मैं आप दोनों को जानता हूँ? जितनी तेजी से सनी ने मैसेज किया था, उतनी ही तेजी से जवाब आता है, हम दो नहीं एक ही हैं, हमारा नाम मुक्ता प्रास है। सनी के दिमाग में एक साथ कई सारे विचार घूमने लगते हैं। क्या इस नाम की कोई लड़की मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी? क्या यह किसी मीडिया से है? इसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? क्या यह रोहित भैया से मिलने के लिए मेरी सिफारिश चाहती है? फिर सनी खुद से ही कहता है, इतना सोचने से अच्छा है कि पूछ लिया जाए। वैसे भी डॉक्टर प्रीति ने कहा है कि अपने दिमाग पर कम जोर डालो, नहीं तो 5 की जगह 10 साल भूल जाओगे। फिर वह आगे अनुमान लगाता है, हो सकता है कि यह उन्हीं बीते 5 सालों का कोई पहलू हो। क्या पता यह वही लड़की हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया था। अगर ऐसा है तो इस बार मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। सनी ओमकार से बात करना भूल जाता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। फिर जवाब लिखता है, मुझसे क्या चाहती हो? जवाब आता है, बात करना और आपको जानना। सनी जवाब देता है, क्या अब तक नहीं जान पाई? सनी का जवाब पढ़कर मुक्ता हैरान हो रह जाती है। सनी का मैसेज पढ़कर मुक्ता अपनी जगह पर बैठ जाती है और अपने फ़ोन को इस तरह हैरानी से देखती है जैसे कि कोई नई तरह की वस्तु देख ली हो। फ़ोन के मैसेज को पढ़कर वह इस कदर आश्चर्यचकित थी जैसे कि वह मंदिर में चोरी कर रही हो और तभी किसी मूर्ति के अंदर से आवाज़ सुनाई दी हो, इन्हें कैसे पता कि हम इनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि विराट चाचा के काम पर उंगली उठाई जा सके। वह अपने काम में उत्तम है। पहले कभी उनके द्वारा किए गए काम की भनक किसी को भी नहीं हुई। फिर मुक्ता अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे से अपनी ठोड़ी को पकड़ते हुए अपनी आंखें छोटा करके कुछ सोचती है, फिर कहती है, मुक्ता, इससे पहले विराट चाचा का कभी मारवा परिवार से पाला नहीं पड़ा था। अगर इन्हें इस बात की जानकारी है तो यह मारवा परिवार के स्तर को शोभा देता है। मुक्ता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह कुछ सोचती है और उसके बाद मैसेज का जवाब लिखती है, नहीं, आपके बारे में जितना जानना चाहिए हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। हम आपसे मिलना चाहते हैं। क्या हम दोस्त हो सकते हैं? उधर मारवा हाउस में बैठा सनी लगातार अपने फ़ोन को इस तरह घूर रहा था मानो उसके सामने कोई अपराधी बैठा हो और उसका बस चले तो एक गुस्से से उसे चकनाचूर कर दे। जब कुछ मिनटों तक कोई मैसेज नहीं आता तो वह बेसब्र होने लगता है।
इससे पहले कि वह अपने फ़ोन के साथ कुछ कर बैठता, फ़ोन पर मैसेज आने की घंटी सुनाई देती है। सनी अपना पूरा मूड बनाकर बैठा था कि वह उसे ऐसा जवाब दे कि वह उसे हमेशा याद रहे। घंटी की आवाज़ सुनकर सनी ने फटाफट मैसेज खोला और उसे पढ़ डाला। मैसेज पढ़ने के बाद सनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जैसे कि आज उसे अपना पुराना बदला लेने का मौका मिल गया हो। वह फटाफट से मैसेज लिखता है, मुझे नहीं मिलना, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। फिर सोचता है यह जवाब ठीक नहीं होगा। वह मैसेज को मिटा देता है और फिर से लिखता है, मुझे तुमसे मिलने की ना कोई इच्छा है और ना ही कोई ज़रूरत, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। यह लिखने के बाद फिर से मुस्कुराता है और सोचता है अब यह हुआ टट फॉर टैट जवाब। उसे यह मैसेज पढ़कर ऐसा झटका लगेगा कि दोबारा से किसी प्यार करने वाले को बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोचेगी। फिर जैसे ही सेंड पर उंगली रखने ही वाला होता है, तभी उसे ख्याल आता है, उसने मेरी सबके सामने बेइज्जती की। क्या उसे अकेले में रिजेक्ट करके मेरा बदला पूरा हो जाएगा? नहीं सनी, बिल्कुल भी नहीं, कुछ और सोचो। फिर खुद को ही आदेश देते हुए कहता है, तुम्हें कुछ और सोचना ही पड़ेगा। अपनी जगह से खड़े होकर कमरे में घूमते हुए अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेकर उसे दूसरे हाथ पर टैप करते हुए सोचते लगता है कि क्या जवाब दिया जाए। फिर अचानक से उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगती है और वह जवाब देता है, आई एम सॉरी, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। फिर वह ज़ोर ज़ोर से खुद से ही बोलता है, अब वह मिलने के लिए गिड़गिड़ाएगी, तब आएगा मजा। अगर उसे मना करना था तो अकेले में कर देती। उसने सनी मारवा को सबके सामने बेइज्जत किया। प्यार करने वाले के साथ ऐसा बर्ताव, इसका भुगतान उसे करना ही चाहिए। मैं भी रोहित भैया की ही तरह औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर गलत को बर्दाश्त किया जाए। वहाँ पर प्रास हवेली में मुक्ता सनी का मैसेज पढ़ती है तो उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। फिर वह खुद को ही समझाते हुए कहती है, जब वह आपको जानते ही नहीं तो मिलने के लिए इतनी आसानी से हाँ कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर दूसरे ही पल खुद को मनाते हुए कहती है, कोई बात नहीं मुक्ता, हम इंतज़ार करेंगे और यूं बात नहीं बनी तो हम मिलने का इंतजाम करेंगे। यहाँ सनी जब भी ओमकार और प्रीति को साथ में देखता था तो उसे अंदर ही अंदर ख्वाहिश होती थी कि काश उसका भी कोई ऐसा ही प्यारा सा जोड़ीदार होता। वह प्रीति के साथ हमेशा देवर भाभी वाली नोक झोंक में लगा रहता था। साथ ही वह प्रीति को लेकर देवर की ही तरह काफ़ी प्रोटेक्टिव भी था। आखिर प्रीति ने उसकी जान जो बचाई थी। इसके अलावा अंदर ही अंदर वह प्रीति को बहुत आदर भी करता था। वह चाहता था कि उसकी पार्टनर भी ऐसी ही हो जो प्रीति की ही तरह अपने पार्टनर की मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रहे, ज़रूरत के वक्त उसका हौसला बने। ओमकार अभी स्ट्रगल फेस में था और प्रीति उससे कभी किसी तरह की शिकायत नहीं करती थी, ना ही कभी ऐसी किसी चीज़ की डिमांड करती थी जिससे ओमकार को कमतर महसूस हो, ना ही कभी किसी चीज़ के लिए उसे कोई ताना देती थी। हर मुश्किल वक्त पर साथ और अच्छी सलाह देने ही प्रीति के पास पाई जाती थी। वह ओमकार को बहुत ही भाग्यशाली मानता था कि उसे एक अच्छी और सच्ची पार्टनर मिली है। इन सब के साथ ही दिल के दरवाजे पर दस्तक देती मुक्ता की वास्तविकता से बिल्कुल अनजान सनी अपने लिए प्रीति जैसी सीरत वाली एक अच्छी पार्टनर की तलाश में था। मल्होत्रा हाउस दिन ढल चुका था। रात की खामोशी हर तरफ फैलने लगी थी। अंधेरा हो चुका था। लक्ष्य श्वेता को मल्होत्रा हाउस तक छोड़ने के लिए उसके साथ आता है। दरअसल दिन के समय जब श्वेता का रोना छूट जाता है तब लक्ष्य उसे फार्मेसी में अकेला छोड़ देना ठीक नहीं समझा। तब लक्ष्य ने बड़े ही प्यार से आदेश देते हुए श्वेता से कहा, अब आप मेरे साथ चल रही हैं। जब श्वेता उसे सवाल भरी आंखों से देखा तो लक्ष्य ने जवाब दिया, मुझे भूख लगी है। अब फार्मेसी दिखाने के बाद क्या खाने के लिए भी नहीं पूछोगी? रोने के बाद श्वेता का मन वैसा भी बेहद शांत हो गया था। वह बिना किसी सवाल जवाब या बहस के चुपचाप अपनी जगह से खड़ी हुई और लक्ष्य के साथ चल पड़ी। लक्ष्य को अंदेशा था कि उसके फार्मेसी से लौट जाने के बाद कहीं श्वेता दोबारा से रोना शुरू ना कर दे। वह कभी भी उसके आंसुओं की वजह बनना नहीं चाहता था। उसका मानना था कि लड़कियां एक बार रोना शुरू करने के बाद हाल फिलहाल में रोना बंद नहीं करती, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसी बीती घटना के बारे में सोच सोचकर एक एक दो दो दिन तक रोते हुए निकाल देती हैं। इसीलिए वह मन ही मन खुद से कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे होने के बावजूद मेरे प्यार की आंखों में आंसू आए। लक्ष्य कहता है कि श्वेता हर हाल में खुश रहे और अगर वहाँ आंसू बहने भी लगे तो कम से कम लक्ष्य उसे अपनी बाहों का सहारा देने के लिए मौजूद रहे। वहीं श्वेता की मनोस्फीयर लड़कियां अक्सर शरीर व व्यवहार से कमज़ोर दिखाई देती थी,
लेकिन मानसिक स्तर पर वह उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती हैं। एक बार तय कर लेने के बाद वह कितने भी दर्द से गुजर सकती हैं। श्वेता तय कर चुकी थी कि जब तक अनिका हाँ नहीं करेगी तब तक वह लक्ष्य के समक्ष अपना प्रेम स्वीकार नहीं करेगी, चाहे इसके लिए अब उसे कितनी भी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता। लक्ष्य श्वेता का साथ लेकर उसकी मन पसंदीदा जगह लंच के लिए ले जाता है। फिर इसी तरह साथ में वक्त बिताते हुए वह पूरी शाम भी बिता चुके थे। उन दोनों में से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह दोनों एक दूसरे के साथ आज का पूरा दिन बिता चुके थे। जिस गाड़ी में लक्ष्य और श्वेता मौजूद थे उसके ड्राइविंग सीट पर लक्ष्य खुद बैठा हुआ था और श्वेता उसके साथ में पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। श्वेता हाउस के बाहर मुख्य दरवाजे पर पहुंचने के बाद लक्ष्य अपनी गाड़ी से बाहर आता है और श्वेता के लिए दरवाज़ा खोलता है। फिर अपना हाथ आगे करके श्वेता को बाहर निकलने के लिए मदद करता है। लक्ष्य के इशारे पर उसके सभी सिक्योरिटी गार्ड मुख्य दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। बाहर के दरवाजे से अंदर के दरवाजे तक पहुंचने के लिए उन्हें लॉन के बीचों बीच बने हुए पैदल पार पथ से होते हुए आगे बढ़ना था। इसके बाद वह श्वेता के साथ अंदर की तरफ चल पड़ता है। तभी श्वेता कहती है, क्या आप मम्मी से मिलना चाहते हैं? लक्ष्य जवाब देता है, नहीं। श्वेता मुस्कुराकर आगे कहती है, तब फिर आप लौट जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। लक्ष्य भी मुस्कुराकर कहता है, अभी भी आप खुद ही चल रही हैं, मैं बस आपको आपके घर के दरवाजे तक छोड़ दूं, उसके बाद लौट जाऊंगा। श्वेता लक्ष्य की हाजिर जवाबी पर मुस्कुराकर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। उसे खुद भी लक्ष्य से दूर होने में काफ़ी जोर पड़ रहा था। वह अपने कदमों की रफ्तार एकदम धीमी कर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है। लक्ष्य उसके साथ साथ चलने लगता है। चलते हुए बार बार लक्ष्य का मन कर रहा था कि वह श्वेता को गले लगा ले और फिर बाय कहे। लक्ष्य किसी तरह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। यहाँ श्वेता को यह तो समझ आ रहा था कि वह लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन लक्ष्य से चाहती क्या है यह वह समझ नहीं पा रही थी। लक्ष्य श्वेता से पूछता है, कल मैं तुम्हें लेने कितने बजे आऊँ? श्वेता जवाब देती है, मैं आपको सुबह ही मैसेज कर दूंगी। लक्ष्य फिर पूछता है, आप अपनी अनिका दी से लास्ट कब मिली थी? श्वेता जवाब देती है, अभी 1 हफ्ता पूरा ही हुआ है। लक्ष्य पूछता है, क्या कल वह भी अस्पताल में होंगी? अब तक लक्ष्य और श्वेता घर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। श्वेता लक्ष्य की बात सुनकर अपनी जगह पर रुक जाती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझे नहीं लगता कि वह वहां होंगी। मैंने आपको बताया था कि वह अपनी याददाश्त के साथ पुराना चिकित्सा ज्ञान भी खो चुकी है। लक्ष्य कुछ नहीं कहता। वह अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ करके उन्हें बांधकर विश्राम की पोजीशन में खड़ा हो जाता है और सिर्फ श्वेता की ओर देखता जाता है। श्वेता मुस्कुराती है और कहती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें आने के लिए कहूँ? इस बार लक्ष्य मुस्कुरा देता है। श्वेता को अपना जवाब मिल जाता है। फिर वह लक्ष्य से कहती है, मैं डॉक्टर प्रीति से कहूँगी कि वह किसी न किसी बहाने से अनिका दी को अपने साथ ले आए। इतना कहने के बाद वह पूछती है, क्या अब ठीक है? तभी लक्ष्य श्वेता से कहता है, आपकी पलकों पर कुछ लगा हुआ है, आंखें बंद कीजिए। श्वेता आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य श्वेता की तरफ झुककर उसके माथे पर चूम लेता है और फिर उसके कान में कहता है, बाय, सुबह मिलते हैं। श्वेता आंखें खोलकर बिना किसी एक्सप्रेशन के लक्ष्य के चेहरे की तरफ देखती है। लक्ष्य बदले में मुस्कुरा देता है और फिर वापस चल पड़ता है। लक्ष्य की इस शरारत पर श्वेता को हंसी आ जाती है और वह उसे जाते हुए देखती रहती है। वह मन ही मन सोचती है, ना जाने इस प्रेम की क्या परिणाम होगा। फिर वह इसी हंसी के साथ घर के दरवाजे से अंदर चली जाती है, जहां अंधेरे में बल्बों के हल्की रोशनी में श्वेता और लक्ष्य दोनों खुद को सबकी नज़रों से दूर समझ रहे थे। वहीं कोई 2 आंखें ऐसी थी जो लगातार उन पर बनी हुई थी। लक्ष्य और श्वेता के जाने के बाद वह फ़ोन पर किसी से कहती है, मछली चारा चुगने के लिए तैयार है, बस थोड़ा वक्त और फिर कांटे में होगी। मारवा हाउस। अनिका और रोहित अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। अनिका अंदर आते ही अपने रूम में रखे हुए काउच पर बैठ जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी भौहें चढ़ी हुई नजर आती हैं।